स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो एंड आई होप एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सर ये वीडियो किस बारे में है तो मैं बता दूं, ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए रेलिवेंट है जो अपना सीए फाइनल का अटेम्प्ट Jan 26 एंड ऑनवर्ड्स कभी भी देने वाले। इट माइट बी इन 26, 27, 28 कभी भी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ डिस्कस करूंगा लर्निंग्स फ्रॉम द September 25 अटेम्प्ट कि हर पेपर किस तरीके से आया था, पेपर वाइज आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो हर पेपर को मैं डिस्कस करूंगा एक ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑफ कोर्स मैं हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी, जैसे हमारे टीम में जो भी है, शुभम सर है, संकल्प सर है, बीबी सर है, सिद्धेश सर है, तो मैं उनसे पूछ के, जो भी वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के मास्टर है, उनसे पूछ के मैं एक ओवरऑल एनालिसिस लेकर आया हूं कि पेपर किस प्रकार का था। उसके अलावा इस पेपर में से की टेकअवेज क्या है कि आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट्स प्लान करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपका अटेम्प्ट Jan 26 एंड ऑनवर्ड्स में से, तो फिर आपको एफआर के अमेंडमेंट्स, रिवीजन वीडियोस, वो सब कैसे न्यू आने वाले, कैसे रेफर करने, क्या वो सब बताऊंगा। उसके अलावा अगर एफआर में कंसेप्चुअल गैप वगैरह है तो आपके लिए कौन सा बैच रेलिवेंट है। ऑफ कोर्स ये वही देखना जिनको बैच की जरूरत लगती है, जिसको नहीं है जरूरत, ये वाला पार्ट वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एकदम सिस्टमैटिक वे में अपन पूरे वीडियो को बांट कर आए हैं। तो बिना समय की बर्बादी किए हम पूरा डिस्कशन शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने के पहले मुन्ना, सब्सक्राइब किए बिना ना 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 समझिए ना, पहले आप सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा, उसके अलावा ऐसा सेम वीडियो मैं सीए इंटर के लिए भी प्लान कर रहा हूँ, वो मोस्टली मैं कल तक अपलोड करूंगा। तो अगर आप सीए इंटर के बच्चे हो तो कल तक का इंतजार करना, ये सीए फाइनल के लिए है। ठीक है, चलो। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं September 25 में जो पेपर था। एक एक पेपर के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट वीडियो रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले एफआर की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज मुझे एवरेज लेवल पे लगे। एवरेज इन द सेंस में ये नहीं बोलूंगा बहुत ट्रिकी थे, हाँ बस इसमें एक ऐसा था कि एक आध केस स्टडी थोड़ी बड़ी आई थी, तो पढ़ने में आपको समय लग जाएगा, बट इट वॉज एवरेज। रही बात डिस्क्रिप्टिव की, तो डिस्क्रिप्टिव में जो आईसीआई का इतिहास है वही, कंसोलिडेशन में थोड़े बहुत नए एडजस्टमेंट्स पूछे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है कंसोलिडेशन पे आया, और 2-3 एडजस्टमेंट नहीं पूछ ली, जिसकी वजह से बच्चे को थोड़ा पैनिक हो सकता है। बट मैंने हमेशा कहा था कि जो हमेशा ये कंसोलिडेशन वगैरह होता है वो लास्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि आपका पेपर नहीं छूटे ज़्यादातर। ठीक है, बाकी उस फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस वर रेपिटेटिव, सीधा सीधा उन्होंने उठा के पूछे थे, तो आपको तकलीफ नहीं हुई रहेगी। हाँ, बट लेंदी बना था पेपर, और एफआर का इतिहास है, एफआर बना ही लेंदी होने के लिए है। ठीक है, तो ये एफआर की कहानी थी। अच्छा, मैं ये सब पहले ओवरऑल डिस्कस कर रहा हूं, हर एग्जाम में आया क्या था, और उसके बाद मैं इसका की टेकअवेज समरी फॉर्म में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये एफआर के रिगार्डिंग था। आई होप इट इज क्लियर। ऑफ कोर्स, अच्छा एक और चीज है, आई नो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो September 25 का अटेम्प्ट देने के बाद पेपर देख रहे। आपके वैल्यूएबल इनपुट्स भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मे बी अगर किसी सब्जेक्ट में मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया कि सर इस सब्जेक्ट में केस स्टडी आपने जैसे बोला कि इट वाज मैनेजेबल बट हमको टफ लगी, तो अगर आपको चाहिए कि आप अपने जूनियर्स को या अपने कॉलिग्स को कुछ एक्स्ट्रा इनपुट देना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो बाकी बच्चे भी उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के लिए वो चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वी कैन मेक इट अ वेरी, क्या बोलते हैं, एनकरेजिंग फोरम फॉर एवरीवन, जहां काफ़ी बच्चों को इनपुट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एफआर की कहानी थी। उसके अलावा जब मैं एएफएम की बात करूं, तो व्हेन आई स्पोक टू संकल्प सर, ही वाज लाइक कि एमसीक्यूज एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों का दोनों ईजियर साइड पे था। डिस्क्रिप्टिव ईजियर टू एवरेज यू कैन से, मतलब उसमें रिपीट क्वेश्चंस थे, ऑफ कोर्स नंबर्स चेंज करके पूछे थे, लेंथ वगैरह भी मैनेजेबल था पेपर का। तो एएफएम वाज समथिंग जहां बच्चा स्कोर करने का देख सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑफ कोर्स अच्छे से पढ़ाई की होगी तो। क्योंकि देखो, अगर आपने प्रिपरेशन 100% पे नहीं की थी ना, तो इजी से इजी पेपर भी आपको टफ ही लगेगा। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन डिसेंट थी, सो देन दिस इज द कैटेगरी यू कैन पुट इन। ठीक है, फॉर एएफएम। रही बात ऑडिट की हम अगर बात करें तो एमसीक्यू, जो मेरी शुभम केसवानी सर से बात हुई, तो एमसीक्यूज उन्होंने कहा एवरेज अबव एवरेज कैटेगरी में आप डाल सकते हो। 2-3 एमसीक्यू में मेरे को ये सुनने में भी आया कि डिस्क्रिपेंसी है, बच्चों को लग सकता है कि काफी, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स है उसके अंदर, कि 2-3 ऑप्शन सही लग सकते हैं आपको। तो वैसे 2-4 एमसीक्यूज थे उसके अंदर, इसलिए एवरेज अबव एवरेज कैटेगरी में गया। केस स्टडी का जो लेंथ था ऑडिट में, वो मैनेजेबल था। जैसे अगर आपने थोड़ा सुना रहेगा तो सीए इंटर का जो लॉ का पेपर आता है, सीए इंटर लॉ, उसके केस स्टडी एकदम अपरंपार, न्यूज़पेपर बना के दिया था उन्होंने, न्यूज़पेपर। तो यहाँ वैसा नहीं था, तो मैनेजेबल लेंथ था। उसके अलावा जब मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करूं, तो यू कैन कैटेगराइज इट इन अबव एवरेज। रीजन बीइंग, उन्होंने कुछ एग्जिस्टिंग क्वेश्चन को डिफरेंट फ्रेम करके पूछा था, मतलब क्वेश्चन एग्जिस्टिंग थे बट थोड़ी फ्रेमिंग चेंज कर दी उसकी, एंड अ मिक्स ऑफ न्यू क्वेश्चंस आल्सो। तो इसलिए वो ऑडिट का पेपर अबव एवरेज था। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैनेजेबल नहीं था, बहुत टफ हो गया, टफ कैटेगरी में नहीं। सो ये कैटेगरी में आप ऑडिट को डाल सकते हो। अब आप ओवरऑल ग्रुप देखो, ये पूरा ग्रुप है एफआर एएफएम ऑडिट। इन्होंने क्या किया सुनो, एफआर रखा एवरेज पे,
AFM रखा इजी, और ऑडिट डिफिकल्ट तो नहीं बट AFM और FR से एक टच ऊपर रखा, और ऑडिट तो वैसे ही नाम में ही उसका आधा कैटेगरी तो डर के मामले हो जाता है। तो आप अगर एक ग्रुप को देखोगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सब पेपर इजी आ गए या सब पेपर टफ आ गए। कैन यू कैटेगराइज ऐसे कैसे करता है, एक पेपर को टारगेट करेगा, बाकी 2 मीडियम रखेगा, एक इजी रखेगा, ऐसा करता है वो। तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। आप ये हमेशा माइंड सेट रख के जाओ कि अगर एक पेपर खराब गया तो कहीं ना कहीं आपको स्कोर करने का मौका मिलेगा। इज दिस क्लियर? यस सर। चलो, तो हमने ग्रुप 1 से ये सीखा, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की। जब हम DT की बात करेंगे तो DT के जो मेरी BB सर से बात हुई, ज़्यादा बात नहीं हो पाई, बट जितनी बात हो पाई, ही सेड जो MCQs थे वो इजी कैटेगरी में थे, ऐसे बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी नहीं थे, तो MCQs वर मैनेजेबल। एंड सेम गोज विद डिस्क्रिप्टिव पार्ट। यस, कुछ लोगों को DT लेंदियर साइड पे लग सकता है, ठीक है, कि मतलब इसलिए मैंने उसको DT को, मैंने डिस्क्रिप्टिव को एवरेज डाल रखा है, क्योंकि इजी बट लेंदी पार्ट पे रख सकता है। ऐसा मतलब हाथ को आया मुंह को ना लगा, वैसा हो सकता है DT वाले केस में। बट यस, इट वाज ऑन दी मतलब ऐसे टफर साइड पे नहीं, एवरेज इजी एवरेज वाले साइड पे था इसका, ठीक है, जो मेरे को सुनने में आया उस हिसाब से। तो उसके अलावा हम IDT पे आते, तो IDT के MCQs वो इजी लगे, ठीक है। केस स्टडी शॉर्ट थी, ऐसे बहुत लेंदी केस स्टडी आपको नहीं पूछी गई थी, ठीक है। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव के ऊपर आप आओगे ना, तो डिस्क्रिप्टिव में इट वाज एवरेज अबव एवरेज साइड पे। रीजन बीइंग, काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स टेस्ट किए थे इसके अंदर, ठीक है। जो DT IDT में हमेशा होता है कि अमेंडमेंट्स जो भी रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट में है वो काफ़ी टेस्ट होते हैं, तो अमेंडमेंट्स फॉर टेस्टेड। उसके अलावा जब मेरी सिद्धेश वेलिम्बे सर से बात हुई, ऑल्सो सेड, मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ना, IDT में कभी कभी पूरा पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन से भर जाता है, वैसा नहीं था। उन्होंने कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स भी टेस्ट किए, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन इस बार थोड़े से कम थे, अमेंडमेंट्स, कंसेप्चुअल पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करके पूछना, तो ये सब IDT में था। बट क्योंकि IDT एज अ सब्जेक्ट इतना लेंदी नहीं है, सो इसलिए वो टफ कैटेगरी में नहीं गया। अब अगर यही चीज इन लोग मान लो किसी लेंदी पेपर में कर देते तो वो टफ में चले जाता, बट IDT का लेंथ थोड़ा छोटा है, तो मे बी इसलिए वो एवरेज अबव एवरेज कैटेगरी में जाके रह गया, ठीक है। तो DT आप देख लो, थोड़ा इजियर साइड, इजी एवरेज वाले साइड पे था। IDT आप इजी और अबव एवरेज तो मॉडरेट वाले साइड पे रख सकते हो। अब आया IBS, क्योंकि दोनों में से कोई एकदम अबव एवरेज ज्यादा नहीं पूछा, तो IBS आया। एक तो IBS सब्जेक्ट ही वैसे ही टफ है। क्यों? आप बोलोगे सर 5 पेपर का मिक्स तो है। भाई जो देते हैं ना एग्जाम, उनसे जाके पूछो, वो सूटकेस लेके जाना, कितने किताब में क्या क्या ढूंढना, एक तो वो पेपर, उसमें से उन्होंने उसको कर दिया टफ, ठीक है। मतलब ऑफकोर्स अब मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा कि ये सब्जेक्ट रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, अब है तो उसकी बात करूंगा। तो इट वाज अ टफ पेपर टू मैनेज। ओपन बुक जितना सुनने में आसान लगता है उतना इट इज़ अ हार्श ट्रूथ कि वो है नहीं। ऑफकोर्स पेपर चेंज किया जा सकता है, कंडक्ट करने का तरीका चेंज किया जा सकता है, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट इन दिस पेपर एज अ होल, आई फील, ठीक है। बट एनीवेज, सो दिस वाज अ ओवरऑल रिव्यू ऑफ ग्रुप 2। अब सिमिलर टू ग्रुप 1, अगर आप ग्रुप 2 को भी देखोगे तो वैसे ही कैटेगराइज किया गया था पूरे ग्रुप 2 को भी, ठीक है। जैसे कुछ पेपर एवरेज इजी, कुछ पेपर इजी एवरेज अबव एवरेज, कुछ पेपर टफ। समझ रहे हो कैसे प्लान करना है आपको अपनी पढ़ाई को? यस। नाउ व्हाट आर द की टेक अवेज? अच्छा, की टेक अवेज जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको FR स्पेसिफिकली, मतलब अगर आपका अटेम्प्ट जैन या May 26 में है, और अगर आपको FR में कंसेप्चुअली थोड़ा कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है, मतलब आपको है ना ऐसा लगता है कि मेरे को कंसेप्ट ही नहीं पता, क्वेश्चन रट्टा मार रखे मैंने, कंसेप्ट नहीं पता मेरे को, है ना, या फिर FR में कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं है आपको, एंड इफ यू आर कंसिडरिंग फॉर अ बैच, तो आप ये चीज़ कंसिडर कर सकते हो। जिसको बैच नहीं लेना है फॉरवर्ड करो, 2 मिनट आगे चले जाओ, ठीक है। तो अगर आप बैच लेने का सोच रहे हो, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, अगर आपका जैन 26 में अटेम्प्ट है, डोंट गो फॉर अ रेगुलर बैच, ठीक है। देखो मेरे लिए बोलना आसान है, रेगुलर ले लो, बट भाई टाइम कम पड़ेगा अगर आपका जैन 26 में अटेम्प्ट है। सो आई वुड हाईली सजेस्ट आप फास्ट ट्रैक बैच के साथ जाओ। इसकी पूरी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक है। 190-200 आवर्स के बीच में इसका ड्यूरेशन है। सर इतना फास्ट ट्रैक में लगता है? FR है, CA फाइनल का लेंदियस्ट सब्जेक्ट, डिफिकल्ट नहीं, लेंदियस्ट सब्जेक्ट। तो इस लेंदियस्ट सब्जेक्ट को अगर मुझे प्यार मोहब्बत से करवाना है, ऐसा मान के करवाना है कि आप FR पहली बार पढ़ रहे हो, तो उतना समय आपको देना पड़ेगा। ऑफकोर्स अगर आपने मान लो FR पहले पढ़ रखा है, तो आप ये 190 आवर्स को 120-130 में भी कंप्लीट कर सकते हो। कैसे? आप है ना जो बोर्ड नोट्स है उसका प्रिंट लेके बैठ जाओ, लिखने वाला पार्ट आप अवॉइड कर दो। कुछ चैप्टर्स मान लो आपके स्ट्रॉन्ग है, आपको मान लो जैसे PP, इंटेंजिबल, ये सब आते हैं ऑलरेडी, तो वो सब के वीडियोस मत देखो। जहां आपको तकलीफ है, मान लो कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, 115, 116, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ तकलीफ है, तो उसके लेक्चर्स देख लो। तो आप 120 से 130 घंटे में निपटा सकते हो अगर आप FR थोड़ा आता है
कच्चा पक्का है। अगर आप एफआर एकदम फ्रेश कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट प्रॉपर्ली 190 घंटे दो, आपका अच्छे तरीके से एफआर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द फास्ट ट्रैक। अगर आपका जैन 26 में अटेम्प्ट है तो सर मई 26 में अटेम्प्ट है तो ये वाला फास्ट ट्रैक ले लूँ, ले सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट एक 15 दिन वेट कर लो। अक्टूबर फर्स्ट वीक में एक नया फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्डेड मोड में वो फास्ट ट्रैक रहेगा जो लॉन्च होएगा अक्टूबर में। उसके वीडियोस अक्टूबर में चालू होकर दिसंबर तक सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक नया फास्ट ट्रैक आ रहा है, वो जैन 26 के लिए नहीं है, जैन 26 के लिए यही वाला है। मई 26 के लिए नया फास्ट ट्रैक आ रहा है, तो चाहो तो आप वेट कर सकते हो। उसके अनाउंसमेंट मैंने टेलीग्राम पे डालूंगा, ज्वाइन करके रख लेना। ठीक है, अच्छा सर अगर मैं जैन 26 में दे रहा हूं और मुझे रेगुलर चाहिए तो वैसे मैं बोलूंगा मत लेना रेगुलर। देखो मैं ही बोल रहा हूँ मत लो रेगुलर। ठीक है, बट फिर भी आपको ऐसा है कि नहीं सर मेरे को एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, मेरा बाकी सब अच्छे से हो चुका है, मेरे पास है टाइम, 270 आवर्स है मेरे पास देने के लिए, तो जैन 26 का पूरा रिकॉर्डेड वाला आप रेगुलर ले सकते हो। अगर आपका मई 26 एंड ऑनवर्ड्स में अटेम्प्ट है तो यू कैन कंसिडर रेगुलर। ठीक है, 2 रेगुलर बैच अवेलेबल है, एक जो भी मेरा लेटेस्ट चल रहा है, इट इज़ अ ऑनगोइंग बैच जो दिसंबर एंड तक कंप्लीट होएगा, आप वो भी देख सकते हो। अगर आपको ऐसा है कि नहीं सर मई 26 में अटेम्प्ट है, मैं कहाँ दिसंबर तक कंप्लीट होने का वेट करूँ, तो जो मेरा प्रीवियसली रिकॉर्डेड बैच था वो भी ले सकते हो। ठीक है, सो वॉट एवर सूट्स यू यू कैन टेक इट। फास्ट ट्रैक का ड्यूरेशन जैसे मैंने बताया अराउंड 190 आवर्स के आसपास है अप्रॉक्स, और रेगुलर 270 आवर्स के आसपास है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। सर लेना तो कहाँ से लेंगे, यू कैन विजिट bbvirtuals.com। तो अगर आप यहाँ जाओगे ना BB वर्चुअल्स पे, तो वीडियो लेक्चर्स पे जाना, वीडियो लेक्चर्स पे CA फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो यहाँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में देखो एक KI साहब, यहाँ जो भी रेलिवेंट बैच है ध्यान से पढ़ के लेना, अटेम्प्ट लिखा हुआ है कौन सा किसके लिए, कौन सा फुल इंग्लिश है, कौन सा हिंदी इंग्लिश मिक्स है। सो वॉट एवर सूट्स यू यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, चलो सर ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अच्छा ये हो गया बैच के बारे में, डन। अब आते हैं अगर मैं की टेक अवेज पे जाऊँ उसके पहले, अगर मान लो आपको FR की बैच नहीं चाहिए और FR को सिर्फ रिवाइज करना है, कंसेप्चुअली क्लियर लो, सिर्फ थोड़ा सा ऐसा लगता है कि रिवीजन में कमी है, अगर सिर्फ रिवीजन में कमी है डोंट गो फॉर द बैच। ठीक है, आप रिवीजन वीडियोस बढ़िया से रिफर करो मेरे इसी चैनल पे जहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में FR के रिवीजन वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है सर कोई चेंज नहीं है, आप बिंदास वो रिवीजन वीडियोस देख सकते हो। हाँ कुछ वीडियोस थोड़े से ज़्यादा पुराने हो गए, जिसको 1.5 साल के आसपास हो गया, 1.5-2 साल हो गए, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन टॉपिक के एक फ्रेश रिवीजन जरूर रिकॉर्ड करूंगा। तो आप ऐसा मान लो 3-4-5 टॉपिक के ना मैं न्यू रिवीजन डालूंगा, वो उसी प्लेलिस्ट में मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, बट अगर आप पुरानी देख लोगे तो भी चलेगा, बट वो कुछ टॉपिक्स के न्यू रिविजन भी आएंगे, बट आप ऐसा मान लो 75-80% टॉपिक्स के वही वाले रिवीजन चल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। सो दिस इज अबाउट FR रिवीजन वीडियोस फॉर जैन 26 एंड ऑनवर्ड्स। सर मेरा टाइम मई 26 वगैरह में है तो आप भी ये देख सकते हो, और अगर मेरे को ज़रूरत लगती है जहाँ मेरे को नीड बेसिस पे लगेगा आई विल कीप ऑन पुटिंग द फ्रेश वीडियोस। ठीक है, उसके अलावा सर FR में कोई अमेंडमेंट्स है, कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। अच्छा सर FR में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, देखो अमेंडमेंट्स अलग चीज़ होती है, एडिशनल क्वेश्चंस अलग चीज़ होती है। अमेंडमेंट्स मतलब जो कंसेप्ट पढ़ा था वो चेंज हो गया। एडिशनल क्वेश्चन कैसे होते हैं, ICAI ने नया RTP रिलीज़ किया, एग्जाम आया, MTP आया, तो उसमें कुछ नए क्वेश्चंस, तो मोस्टली सबके पास मेरी एडिशन 8 या उसके पहले का होगा, एडिशन 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। तो अपनी प्रथा है, मैं जब भी ऐसा आपका एडिशन लेते हो आप, तो मैं अमेंडमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करवाता हूँ। अमेंडमेंट मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का जो सपोर्ट है वो, तो मैं एडिशन 8 से 9 में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए हैं उसकी मेरी PDF सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक रेडी हो जाएगी। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कौन से, बेसिकली पिछले 3 अटेम्प्ट के जो RTP के न्यू क्वेश्चंस है, MTP के न्यू क्वेश्चंस है, PYQ में न्यू क्वेश्चंस है, तो उसकी मेरी PDF ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा टचअप, फाइनल टचअप वगैरह बाकी है, तो इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और जिन्होंने बैच ले रखा है इस PDF का आपको वीडियोज भी आपके ड्राइव पे मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा सर हमने बैच नहीं रखा है तो टेंशन मत लो, मैं PDF तो प्रोवाइड करवाऊंगा। इस PDF में मैक्सिमम कौन से क्वेश्चन है, प्रीवियस RTP MTP PYQ के, तो वो मेरे ऑलरेडी यूट्यूब में है, तो जिन्होंने बैच नहीं भी ले रखा है उनको भी वीडियोस का सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि आप वो रिस्पेक्टिव क्वेश्चन को जब रिस्पेक्टिव RTP में जाकर देखोगे आपको वो क्वेश्चन का सोल्यूशन का वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो, जब मैं ये PDF अपलोड करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, कैसे यूज करना है, कैसे इसके वीडियोस देखने हैं, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। वो तो अमेंडमेंट्स नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर करना है। सर बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्या, मैनेजेबल है, टेंशन मत लो, 1-2 दिन बैठोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा है। ठीक है, चलो सर कंफर्ट आ गया। तो ये FR के बारे में था। ठीक है, तो हमने एक ओवरऑल पूरा रिव्यू ले लिया अटेम्प्ट का। ठीक है, अब की टेक अवेज क्या है सर। ठीक है, हम ये आपको याद है ना, ये वाला पूरा लर्निंग्स वगैरह। ठीक है, अब हम की टेक अवेज की बात करेंगे। सर यहाँ से क्या सीख कर जाए हम। सबसे पहली बात, मैंने एक चीज़ देखी है, बच्चे MCQs में फंस रहे हैं। अगर केस स्टडी आ भी रही है, ईजी भी आ रही है, फंस रहे बच्चे। आई फील इट इज़ यूजली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो आई वुड सजेस्ट, जब आप
रिवीजन कर लेते हो, मान लो आप किसी भी सब्जेक्ट का एक रिवीजन कंप्लीट कर लेते हो, प्लीज़ खुद से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। हर चीज़ के लिए वीडियोस मत देखो। होता है ना, मुझे भी बच्चा आके बोलते हैं सर केस स्टडी के डाल दो ना वीडियो, सब एफआर के एमसीक्यूज करवा दो। देखो मैं करवा दूंगा समराइज्ड फॉर्म में, बट आपकी आदत ही नहीं बन पा रही है कि आप केस स्टडी पढ़ के इंटरप्रेट करना सीखो कि मैं इसमें से आंसर कैसे ढूंढूं, कैसे मैं एमसीक्यू को टैकल करूं, एक केस स्टडी में कितना मुझे समय लग रहा है। सो आई ऑनेस्टली फील, एकदम एज अ बिग ब्रदर आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा खुद से एफर्ट मारो। हर चीज़ के लिए वीडियोस पे डिपेंडेंट हो जाओगे ना तो एग्जाम में तो वीडियोस नहीं मिल रहे ना अपने को, एग्जाम में खुद से वो नया केस स्टडी जब आएगा तो अपने को खुद से करने को आना चाहिए। सो आई स्ट्रांगली फील, जब आप अपने स्टडी फेज में हो आप भले एमसीक्यूज मत करो, बट जब एक बार रिवीजन कर लो किसी भी सब्जेक्ट का तो एमसीक्यू की बुकलेट उठाओ। सर कहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस करें? अरे आईसीआई की बुकलेट अवेलेबल है। जैसे एफआर में तो मैं क्वेश्चन बैंक के साथ आपको देता हूँ एमसीक्यू की बुकलेट, वरना आईसीआई की बुकलेट देख लो। तो उसमें से सारी केस स्टडी मत भी करो, एक रैंडम 5-6 केस स्टडी तो कर लो ना यार। तो तुमको ये ना आदत बनेगी कि एग्जाम में भी जब केस स्टडीज वगैरह आएगी तो यू विल बी एबल टू टैकल इट। ठीक है, ध्यान रखना। सो प्रैक्टिस एमसीक्यूज, दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, पहली चीज। सेकेंड चीज, पेपर लेंदी होता है ना तो टैकल करने का एक ही तरीका है, लिख कर प्रैक्टिस करो। नॉट ओनली एफआर एएफएम, ऑल्सो दिस अप्लाइज टू ऑडिट, डीटी, आईडीटी। राइट एंड प्रैक्टिस एट होम व्हेन यू आर रिवाइजिंग दैट सब्जेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन लिख के करो, जैसे एफआर में आएगी वेल्डीआर क्वेश्चंस, उनको लिख के करो। ऑडिट में मान लो आपके किसी भी क्वेश्चन बैंक में किसी भी चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, 20 में से 4 क्वेश्चन लिख के कर सकते हो। रैंडमली अगर आपके सर ने बताए होंगे कि ये क्वेश्चन अच्छा ज़्यादा कवरेज कर रहा है तो उनको लिख के करो। वो लिखने की आदत घर पर डालो। हो क्या रहा है, प्रैक्टिकल में बच्चे लिख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अगर कर भी रहे तो इनफ प्रैक्टिस नहीं है कि टाइम पे कंप्लीट कर सके। थियोरी में क्या हो रहा है कि कंक्लूजन पता है कि यार इसमें गलत किया है, अब उसको प्रेजेंट करने में हाथ ही नहीं चल रहा बिकॉज घर पे कभी लिखा ही नहीं है खुद से। तो राइटिंग प्रैक्टिस प्लीज करो। ठीक है, ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोला पूरा क्वेश्चन बैंक लिख के करो, नहीं है पॉसिबल। ठीक है, बट जो छांटे हुए क्वेश्चन है या तो फैकल्टी ने छांट रखे होगे या फिर खुद कर लो, खुद वो छांट लो क्वेश्चंस। तो वैसे 20-30% क्वेश्चन आपको लिख के प्रैक्टिस जरूर करने चाहिए। ठीक है, ये दूसरा की टेक अवे है। तीसरा की टेक अवे, मॉक टेस्ट दो। ठीक है, मॉक टेस्ट में अभी काफ़ी बच्चे क्या बोलते हैं, कौन सा मॉक टेस्ट दो? अरे किसी का भी दे दो भाई, आईसीआई का देना आईसीआई का दे दो, हमारे बीबी वर्चुअल्स का प्रेप टेस्ट है उसमें से दे दो, आपको किसी फैकल्टी का टेस्ट सीरीज पसंद है वो लेके दे दो। मॉक टेस्ट मेन देने का मोटिव है कि आप एग्जाम एनवायरनमेंट में 3 घंटे में पेपर सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब सर मैं मॉक इसलिए देने बोलता हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मॉक में सेम टू सेम क्वेश्चन है, सर ये तो सेम क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन बैंक का मॉक टेस्ट में, लेकिन नंबर्स अलग होते हैं ना। तो कभी एग्जाम में भी यही हो रहा है, एग्जाम में आप मान लो 50-60-70% पेपर तो उठ के क्वेश्चन बैंक से आ रहा है, नंबर्स चेंज होते हैं। तो वो चेंज्ड नंबर्स वाला क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ये बहुत जरूरी है। अब आप सब कुछ क्लास के साथ में नहीं कर सकते, तो ये मॉक टेस्ट वगैरह आफ्टर फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन दो, इट इज ओके। उसमें रिपीट क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे, वो नयापन आपको लगेगा। अगर नंबर्स भी मैं चेंज कर दूं ना क्वेश्चंस के तो भी आपको वो टाइम ज्यादा खाएगा बिकॉज आपको आंसर फिर याद नहीं है। तुम समझ रहे हो? तो मॉक टेस्ट दो यार। काफी बच्चे पता है क्या करते हैं, जब कोई भी सब्जेक्ट उनका रिवाइज करके होता है ना, दे स्टार्ट रनिंग बिहाइंड न्यू क्वेश्चन। वो सोचते हो अभी मैं नए क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करूं। भाई पूरा 100% पेपर नए क्वेश्चन से भरा नहीं होता एग्जाम में। एग्जाम में कितने क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेम है बट नंबर्स चेंज है, अपन उसमें भी टाइम ज्यादा खा लेते हैं। तुम समझो? तो आई ऑलवेज बिलीव इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, आई फील आपकी जो आईसीआई की मटेरियल है, आईसीआई के स्टडी मटेरियल हो गया, एमटीबी, आरटीपी, पीवाईक्यू, दैट इन सेल्फ इज मोर देन सफिशिएंट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। मतलब उसमें से ही आता है मोस्टली। अगर वो नया क्वेश्चन भी फ्रेम करेगा तो आपने जो ढूंढ के नया क्वेश्चन सॉल्व किया रहेगा वहां से फ्रेम नहीं करेगा, वो फिर तीसरा ही कोई नया क्वेश्चन बनाएगा, तो वो नया वैसे भी लगने वाला आपको एग्जाम में जाकर। सो आई स्ट्रांगली फील आईसीआई का मटेरियल इन इट सेल्फ इज सफिशिएंट टू क्लियर उनका एग्जाम। तो आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद नए क्वेश्चन की दौड़ में मत भागो, मॉक टेस्ट दो, क्योंकि जब नंबर्स भी चेंज होता है ना तो इट इज लाइक अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। अच्छा, उसके अलावा अगला, सिलेक्टिव स्टडी अवॉइड करो भाई। ठीक है, सर मैं ये चैप्टर कर लूँ क्या, इतने में से 60 मार्क्स 70 मार्क्स का आ जाता है सर। ठीक है, आ जाता होगा। मैं आपको सिलेक्टिव स्टडी अवॉइड करने का रीज़न बताता हूँ। मान लो आपने ना सिलेक्टिव स्टडी कर ली, आपने 80% पेपर ऐसा प्रिपेयर कर लिया जिसमें से एग्जाम में आता ही है, मान लो आ भी गया, बट एक चीज़ जो आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 115 छोड़ दिया। ठीक है, अब जो चैप्टर छोड़ा उसमें से मान लो आया 5 मार्क का ही या 10 मार्क का ही आया, लेकिन वो इजी क्वेश्चन आ गया, और जो चैप्टर आपने किया है ना एज पर सिलेक्टिव स्टडी,
उसमें से टफ क्वेश्चन आ गया, मान लो कंसोलिडेशन किया था, टफ क्वेश्चन आ गया, फंस गए ना। तुम समझ रहे हो? तो कभी कभी क्या होता है, भले ही आपका जो सिलेक्टेड स्टडी का वेटेज है वो बैठ जाता है प्रॉपर कि इसमें से इतने मार्क्स आएगा, इसमें से इतने मार्क्स का आएगा। अरे मार्क्स का तो आएगा, बट ये भी तो आप देखो ना कि जो आया आपके सिलेक्टेड स्टडी में से, मान लो उसमें से टफ क्वेश्चन आ गया और जो चैप्टर आपने छोड़ा उसमें से इजी क्वेश्चन आ गया, फिर तो आई ऑलवेज फील अभी एटलीस्ट आपके पास समय है ना, तो कोशिश करो कि पूरा सिलेबस कवर करो, है ना। हाँ, अगर एग्जाम को 1 महीना बचा है, अब ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा नहीं कवर कर पाऊंगा, तो स्मार्ट स्टडी आप ऑफकोर्स ऑप्ट कर सकते हो कि चलो यार जितना मैं मेरे मुट्ठी में भर सकता हूँ उतना मैं भर लेता हूँ। बट वेन यू हैव टाइम, आई स्ट्रांगली फील कोशिश करो पूरा कवर करने का। आई नो इट इज ईजियर सेड देन डन, बट कोशिश तो करो, 90-95% कोशिश तो करो कवर करने का, जितना कर पा रहे हो उतना करने का ट्राई करो। फिर जब टाइम का बहुत कंस्टेंट है, देन यू स्टार्ट डूइंग दैट कि चलो मैं ये कर लेता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, वो ठीक है। बट समय है तो कोशिश करो आप पूरा कवर करोगे, ठीक है। चलो, अच्छा मेरी किसी भी बात को डोंट टेक अदरवाइज। हाँ मालूम पड़ा आकाश सर आप ऐसा कैसा बोल रहे हो और कमेंट सेक्शन में चालू हो गए भाई कुछ बुरा लगा तो सॉरी, हाँ पहले बता देता हूँ। एनीवेज, उसके अलावा लास्ट टिप, प्लीज़ प्रिपेयर फॉर द लास्ट 1.5 days। वाई डू आई से दिस? रीज़न बिंग, हम क्लासेस सारी देख लेते, एक बार रिवाइज पूरा कर लेते, बट 1.5 दिन में चीज़ों को हम समेट ही नहीं पाते। तो जब भी आप रिवीजन स्टेज में हो ना, मान लो आप फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन कर रहे हो, मार्क करो कि इसमें से आप अगले रिवीजन में कितना लेकर जाओगे। जो चीज़ को पहली बार रिवाइज करने में 10 दिन लगा है, उसमें से आप मतलब फिल्टरिंग करोगे तब जाके वो 5 दिन में रिवाइज होगी। जब उसमें सेकंड डिवीजन का फिल्टरिंग करोगे तब जाके वो 2-2.5 दिन में रिवाइज होएगा, 1.5 दिन में रिवाइज होएगा, डिपेंडिंग कि आप कितने रिवीजन प्लान कर रहे हो। सो प्लीज़ व्हेन यू आर रिवाइजिंग इनिशियली, तभी आप वो फिल्टरिंग करके रखो ताकि 1.5 दिन में किसी भी सब्जेक्ट को आप कंसाइज कर पाओ, ठीक है। सो ये थे मेरे वीडियो के डिस्कशन पॉइंट्स। आई होप थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, बट मैंने कोशिश किया कि मैं सारे पॉइंट्स, सारा एनालिसिस आपको देने का ट्राई करूँ। तो अगर आपने ये लास्ट तक देखा है तो डेफिनेटली शायद आपके लिए काफ़ी होलसम वीडियो रहेगा ये, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया आपको, आई होप आप कुछ सीख के जाओगे। और अगर आपके पास मेरे बोलने के अलावा भी कुछ इनपुट्स है जो आप बाकी लोग को देना चाहते हो, कमेंट सेक्शन आप ही का है, भर देना, ठीक है। सो सेशन करता हूँ रैप अप। शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।